नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 25 मार्च 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, पहला तो आर्टिकल है वो है पंजाब से संबंधित, जिसमें एग्रीकल्चर में जो भी इश्यूज़ हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उसके लिए अभी जो नई सरकार बनी है पंजाब में, आपकी सरकार, तो उनके लिए क्या सजेशंस हो सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे कि कैसे पुलिस सिस्टम, या हम जिसको बोलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसमें अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना, और साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रिजुडाइस है कि हाँ जी, किसी भी एक कम्युनिटी को लेकर के पहले से दिमाग सेट कर रखा है कि हाँ कोई भी क्रिमिनल होगा तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर के बोलो बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देती हैं, कम से कम उन लोगों के लिए जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी है, जो सोसाइटी में वीकर सेक्शन है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे यूक्रेन एंड मिथ अबाउट नेटो। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि बुखारेस्ट 9 ये 9 वो कंट्रीज़ हैं जो पहले यूएसएसआर के साथ में या यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे और जिन्होंने टाइम के साथ में पिछले 30 सालों में यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो की मेंबरशिप गेन की है। तो उसके पीछे उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जानेंगे। इसमें हमें कुछ फैक्ट्स जानने के मौका मिलेगा कि रियलिटी क्या है वहाँ की। तो बेसिकली इसमें ये जो बुखारेस्ट 9 है ना, ये 9 जो कंट्रीज़ हैं उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या सेक्रेटरीज़ के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है, तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। और लास्ट में एक आर्टिकल और है एक्नॉलेजिंग हंगर। इसमें हम जानेंगे कि हंगर का कितना स्ट्रेस है हमारे देश में। एक सर्वे है, डेटा बहुत सारा है, बट एक दो पॉइंट्स हमारे लिए काम के हैं वो हम निकालेंगे यहाँ से। तो देखते हैं ये 4 आर्टिकल से, इनको थोड़ा थोड़ा जानकारी के हिसाब से। फर्स्ट आर्टिकल तो ये है कि पंजाब की एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए एक 5 साल का प्लान क्या होना चाहिए अभी जो नई सरकार आई है उसके द्वारा। तो बात ऐसी है, आर्टिकल को लिखा है हरीश दामोदरन जी ने। इनका ये कहना है कि अभी जिस तरीके की इक्वेशन बनती है ना एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर के, वो भी कब, जब अक्टूबर से नवंबर का वो टाइम जब राइस की हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद में उसकी जो स्टबल, जो तूड़ी बच जाती है, उसको जला दिया जाता है, जिसकी वजह से एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है उस एरिया में ज़बरदस्त तरीके का मतलब स्मॉग क्रिएट हो जाता है। फॉग प्लस स्मोक, तो स्मोक क्रिएट हो जाता है। तो उसमें एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों को, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान, नॉर्दर्न राजस्थान के जो फार्मर्स हैं उनको परपेट्रेटर्स बोला जाता है कि ये जानबूझ करके जलाते हैं, और दूसरी तरफ एनसीआर के जो लोग उनको विक्टिम बोल दिया जाता है। तो बोला कैसे जैसे करके अभी सेम पार्टी जो है वो रूल में आई है पंजाब में और वही पार्टी रूल कर रही है दिल्ली में। तो एक अच्छे से प्लान बनना ज़रूरी है जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है जिसमें कि हम चाहते हैं कि कैसे भी करके एक कहते हैं ना कि क्लीन एयर को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी आपको पता है इलेक्शंस हुए हैं, आपकी सरकार ऑलरेडी दिल्ली में चली रही है और अब रही सही में पंजाब में भी आएगी और शानदार उनका स्कोर भी रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आज की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है पंजाब की, हमारा यहाँ पर मेन फोकस है पंजाब में, तो इसमें आज अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम थोड़ा समझें तो पंजाब में जितना ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है ना, जितने एरिया पे खेती होती है उसमें ज़्यादातर फोकस पेडी पे या फिर वीट पे रहता है। कितना, 85%। रिमेनिंग 15% पे बाकी जो है दूसरी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो 2020-21 में अगर पंजाब में जितना प्लांटिंग एरिया देखा जाए ना, उसमें से 31.5 लाख हेक्टेयर इतनी ज़मीन पर तो पैडी कल्टीवेशन की गई है और 35.1 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूं की खेती की गई है। ऐसे में आप देख सकते हो कि इनमें बासमती भी है और नॉन बासमती राइस भी आ गए हैं। तो ये अभी पैटर्न शो करता है पंजाब में एग्रीकल्चर का। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जी हमें अभी ज़रूरत है एक 5 साल के प्लान की, जिसमें पैडी कल्टीवेशन जो 31.5 या 31.9 के लगभग लाख हेक्टेयर एरिया पे पैडी कल्टीवेशन होता है ना, उसको हम 15 लाख हेक्टेयर पे लेके आ जाएं, जिसमें 5 से 6 लाख हेक्टेयर पे तो बासमती चावल की खेती कर लो और 9 से 10 लाख हेक्टेयर पे आप करो नॉन बासमती की। इसका मतलब 31 लाख हेक्टेयर से आप 15 लाख हेक्टेयर पे आ रहे हो, मतलब पैडी कल्टीवेशन एरिया को आप कितना कर रहे हो, आधा। दूसरी तरफ वीट कल्टीवेशन जो कि 35 लाख हेक्टेयर एरिया पे वीट कल्टीवेशन होता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का जो हिस्सा उसमें से, तो आप देख सकते हो उसको 30 पे लेकर के आना है।
तो ये टारगेट यहाँ पे फिक्स करके सरकार को अपनी ये 5 साल का जो टेन्योर है इसके लिए प्लान बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कोई ये तो है नहीं कि रातों रात ये खेल हो जाएगा, एक 5 साल का प्लान तभी बनेगा। देखो चावल के लिए तो क्या किया जा सकता है कि चावल में डायरेक्ट सीडिंग को प्रमोट किया जाए। डायरेक्ट सीडिंग का मतलब चावल का बीज सीधा खेत में बो, ऐसा नहीं कि पहले नर्सरी के लिए छोटी छोटी क्यारियां बना दी, वहां पर पैडलिंग तैयार कर दी और फिर बाद में उसको ले जा करके और फिर आप बड़े खेतों में उनकी बुआई करते हो एक एक को। तो उसमें क्या होता है, लेबर भी लग गया, पानी भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि चावल को अगर आप ट्रांसप्लांट करते हो इधर से नर्सरी से निकाल करके उस मतलब बड़े खेत में, इस तरीके की चावल की जो वैरायटी होती है ना वो वाटर गजलिंग होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट सीडेड राइस हैं उनको आप प्रोमोट करो, ना कि नर्सरी प्रिपरेशन की माथापच्ची, ना उसमें पडलिंग की इश्यू आएगी कि हाँ भाई पहले से छोटा सा प्लांट तैयार हो गया था, अब उसको ले जा करके अब बड़े खेत में ले जा करके ट्रांसप्लांट करो और उस खेत में पानी भरो पहले, ये हेडेक खत्म हो जाएगी। फायदा 30% वाटर सेविंग। दूसरा, लेबर कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी ट्रांसप्लांटेशन कार्य सारा करने में। चौथा, नर्सरी में माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, टाइम सेविंग। तो इतना बेनिफिट हमें हो सकता है। और इसके लिए आज के टाइम पे देखें तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएंट्स भी चावल के अवेलेबल है जो कि आसानी से यूज किए जा सकते हैं। अब आपके लिए टास्क है, ये जो लिंक दिया हुआ ना यहाँ पर, इस लिंक को थोड़ा सर्च करोगे। इस सर्च करके ये पता करना है कि चावल की कौन सी वो वेराइटीज हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है बट हर्बिसाइड टॉलरेंट है। एक तो साथ में हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब हो गया कि वहां पर जो भी हर्ब्स हैं, जो अनवांटेड वेजिटेशन जो तैयार हो जाती है चावल के खेतों में, उनको मारने के लिए जो हम केमिकल डालते हैं उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे चावल की वेराइटीज भी हमारे पास में अवेलेबल जिनकी डायरेक्ट सीडिंग पॉसिबल है। तो ऐसे में आपको वो नाम ढूंढने हैं कम से कम 3-4, ठीक है ना, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक बार न्यूज़ भी आई थी इस पर, ये काम मैं आपको दे रहा हूं, आप कर लेना, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आप ये जो नर्सरी तैयार करना, ट्रांसप्लांटेशन करना, ये सारा काम जो कर रहे हो ना, इसकी बजाय डायरेक्ट सीडिंग को प्रमोट करो, इससे बहुत फायदा होगा। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर अगर पंजाब की बात करें तो पैडी कल्टीवेशन आप धीरे धीरे आप रिड्यूस करो, और रिड्यूस करने के लिए आपका टारगेट जो आपने वो फिक्स कर ही दिया। पैडी कल्टीवेशन में रिडक्शन कितना आएगा, 16.5 लाख हेक्टेयर का, ऊपर वाला डेटा कोई अब थोड़ा पैसिव मैनर में बताया जा रहा है। और आप वीट कल्टीवेशन एरिया को कितना रिड्यूस कर रहे हो, 5 लाख हेक्टेयर्स हैं। और इसके इनको जो रिड्यूस करोगे तो इनके लिए रिप्लेसमेंट के तौर पे आपके पास में दूसरी क्रॉप्स का ऑल्टरनेटिव भी अवेलेबल होना चाहिए। तो पैडी की जगह तो देखो कॉटन, मेज, अरहर जिसको पिजन पी बोला जाता है, या सोयाबीन जो कि दूसरी खरीफ फसलें हैं ना, उनको प्रमोट किया जाए। और वीट के लिए एक ऑप्शन है, एक तो मस्टर्ड सरसों और दूसरा है चना। अब यहां पर ये ऑप्शन सजेशन दे दिए, ये किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इनको प्रमोट करने के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, जिसमें पहला पॉइंट तो ये कि 1990-91 के टाइम तक पंजाब में लगभग 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर कॉटन कल्टीवेशन हुआ करता था, जो कि अब घट करके कितना हो गया है, केवल 2.5 से 2.7 लाख हेक्टेयर तक। इसका मतलब कॉटन कल्टीवेशन एरिया बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिड्यूस हुआ है पिछले 30 सालों में। तो ऐसे में हमें पंजाब में क्या करने की ज़रूरत है कि एडिशनल 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो फाइबर क्रॉप्स के अंडर, फाइबर क्रॉप दैट मीन्स कॉटन के अंडर लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये प्रैक्टिस पहले होती थी बट वही चीज़ है कि एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्शन के चलते वीट और पैडी इनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है। इसमें मेन तो है पैडी जो कि बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करता है और इसमें इरिगेशन भी आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ओवर इरिगेशन की वजह से ही वहाँ की सॉइल जो है वो सलाइन भी हो रही है, इनफर्टाइल भी होती चली जा रही है। तो ऐसे में 7 लाख हेक्टेयर ज़मीन और ऐड करने की ज़रूरत है कॉटन कल्टिवेशन के अंडर। तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 9.5 लाख से लेकर 9.7 लाख हेक्टेयर के लगभग ज़मीन आ जाएगी कॉटन कल्टिवेशन के अंडर। और ये जो एडिशन आप करो तो वो रीजन होना चाहिए मालवा डिस्ट्रिक्ट रीजन, मालवा वाला एरिया है यहाँ पे, मालवा प्लेन्स, ठीक है, वहाँ वाले एरिया में आप ध्यान दो जिनमें ये डिस्ट्रिक्ट्स के नाम भी बता दिए हैं। ओके, साउथ वेस्टर्न पंजाब वाले एरिया में लोकेटेड है। साउथ वेस्टर्न पंजाब का मतलब हो गया राजस्थान से जो टच होने वाला एरिया है वो राजस्थान हरियाणा की तरफ से। सेकेंड जो सजेशन है दैट इज कि भाई बात ऐसी है कि अगर फार्मर्स को आप
कन्विंस करना चाहते हो कि आप पैडी या फिर वीट की बजाय इन दूसरी क्रॉप्स की तरफ आप शिफ्ट करो, तो उनको आप रीजनेबली हाई यील्डिंग सीड्स अवेलेबल कराओ। भाई सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर ज़मीन का एक टुकड़ा लिया जाए, मान लो 1 हेक्टेयर वो ज़मीन है, उस पर आज के टाइम पे जब पंजाब में पैडी कल्टीवेशन होती है ना, तो उसमें लगभग 70 क्विंटल्स तो नॉन बासमती चावल तैयार हो जाते हैं, और उसी ज़मीन पर अगर गेहूं किए जाएं तो 50 क्विंटल तक गेहूं तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आप ऑल्टरनेटिव जो क्रॉप्स की बात कर रहे हो, ऐसे ही बीज उनको दो जिससे कि प्रोडक्शन भी अच्छा है। इसका मतलब पर हेक्टेयर यील्डिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के फार्मर्स अट्रैक्टेड फील करेंगे कि चलो ठीक है, उपज है वो तो अच्छी हो रही है। इसके साथ में जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस है, एमएसपी है, वो पैडी के लिए लगभग 1960 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से चलती है, और इधर गेहूं के लिए लगभग 2015 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से चलती है। ठीक है, नॉन बासमती चावल की बात चल रही है, बासमती मत ले लेना, बासमती तो और भी महंगे होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि एक फार्मर को लगभग 63,000 से 75,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से इनकम हो जाती है। तो अगर आप ऑल्टरनेटिव क्रॉप लेकर के आते हो, तो उसके लिए आपके पास में ऐसे बीज आप प्रोवाइड करो जो कि एक तो इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करे। फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड टॉलरेंट, जिसका मतलब कि आपको वहां पर केमिकल एप्लीकेशन मिनिमम रखनी हो। दूसरी चीज ये हो गई कि वहां पर पानी कम से कम रिड्यूस हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो चावल की खेती भी कहीं पे हो रही है तो उस खेती को आप डायरेक्ट सीडिंग प्रमोट करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि नर्सरी तैयार करने वाला वो माथा बच्ची। साथ में अरहर की एक वेरिएंट है, दैट इज पूसा अरहर 16। एक है पूसा पार्वती। पूसा पार्वती तो चने की वैरायटी है जो कि गेहूं का रिप्लेसमेंट के तौर पे हम बात कर रहे थे, और पूसा अरहर हम जो है वो चावल के रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि अगर प्रॉपर एमएसपी डिक्लेयर करे गवर्नमेंट, जिसमें अरहर के लिए तो लगभग 6300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से भाव डिक्लेयर करे, और 5230 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से डिक्लेयर करे इसके लिए, चने के लिए, तो और इसका प्रोक्योरमेंट भी फिर गवर्नमेंट इंश्योर कर दे, तो इससे फायदा ही होगा फार्मर को कि पर हेक्टेयर जो 60-70 हज़ार रुपये के लगभग इनकम थी वो बढ़कर के उनकी इनकम हो जाएगी 1,00,000 रुपये पर हेक्टेयर। तो ऐसे में उनको एनकरेजमेंट अपने आप मिलेगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कि ऊपर की इस कैलकुलेशन से ये तो क्लियर हो गया कि एमएसपी डिक्लेयर करनी जरूरी है। अब डिक्लेयर करने से ही काम नहीं होगा, प्रोक्योरमेंट भी आपको इंश्योर करना होगा, क्योंकि सरकारी पॉलिसीज हमेशा एक काम तो प्रमोट करती है ही कि लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है सरकार पे। अब पैडी और वीट का कल्टीवेशन क्यों प्रमोट हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट जरूर खरीद लेगी, ज़्यादा भी नहीं, अगर मंडियों में बिकेगा भी नहीं तो सरकार की जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो एजेंट्स हैं या फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वहाँ पर उसको बेच दिया जाएगा, या फिर जो मार्केट में भी अच्छी खासी प्राइस वो ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, इसके साथ में आप देख सकते हो कि एमएसपी डिक्लेयर करने के बाद में एनवायरमेंटल बेनिफिट्स कितने हो जाएंगे। जो दालों की खेती होती है ना, अब दालों की जो जड़ें होती हैं उनमें देखो आपको पता है नोड्यूल्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और उन गांठों में एक तो राइजोबैक्टीरियम्स जैसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है N2 उसका फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में। अब आपको पता है कि हम फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं, यूरिया क्यों डाली जाती है? नाइट्रोजन के लिए ही तो डाली जाती है। जब हम वहां पर दालों की खेती को प्रमोट करेंगे तो सॉइल में नाइट्रोजन का क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे में हमें फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी भी हम रिड्यूस कर पाएंगे। इसके लिए मस्टर्ड को प्रमोट किया जा सकता है। सर्दियों की बात है, मतलब वीट के साथ में तो 15 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन आता है लगभग पंजाब में मस्टर्ड का। सोयाबीन है वो 20 क्विंटल के लगभग आता है, ये बेस्ट माना जाता है। तो ऐसे में एक तरफ जो है हमें क्या चाहिए, बढ़िया क्वालिटी की सरसों चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का ही सोयाबीन चाहिए। तो आज आपके पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है भाई, आज आप रिसर्च कर सकते हो, तो क्यों ना आप एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करो और बढ़िया क्वालिटी के सीड्स तैयार करो जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट भी हो। इसका मतलब कि जो भी खरपतवार आ रही है उस खरपतवार को मारने के लिए जो आप केमिकल डाल रहे हो उससे खुद को लॉस भी ना हो, पानी की रिक्वायरमेंट भी कम से कम हो, और प्रोडक्शन भी 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आ जाए। तो फार्मर्स क्यों नहीं राजी होंगे? और साथ में आज अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर पंजाब में जो इन क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक तो मस्टर्ड की बात की हमने, एक सोयाबीन की, इनका ग्लोबल एवरेज जो आता है ना क्रॉप एरिया के हिसाब से प्रोडक्शन का, उससे कम कहीं ना कहीं हमारा है, तो उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है।
चौथा पॉइंट यहां पर ये बताया जा रहा है कि पंजाब के फार्मर्स जो हैं हाई यील्ड क्रॉप को प्रमोट कर मतलब ज़्यादा प्रमोट करेंगे एक केस में, कब? जब वहां पर मैकेनाइज्ड या मैकेनिकली हार्वेस्टिंग पॉसिबल हो। इसका मतलब वो जो प्लांट है ना, जो आप फसल कर रहे हो उसका प्लांट उस तरीके का होना चाहिए जिससे कि मशीनों से उसकी हार्वेस्टिंग की जा सके और कम टाइम में वो मैच्योर हो जाए। जैसे कि पूसा अरहर 16, इसकी मैच्योरिटी पीरियड है 120 डेज, जबकि नॉर्मल अगर अरहर की आप देखोगे ना तो 160 से 180 दिन में वो मैच्योर होता है। तो एक तो टाइम कितना बच जाएगा। इसके आगे अगर देखें, और ये जो पूसा अरहर की बात हम कर रहे हैं, इसके प्लांट की साइज भी है ना वो भी ड्वार्फ है, मतलब बिल्कुल ज़्यादा हाइट भी गेन नहीं करेगा। इससे क्या, और साथ में इसकी कैनोपी है वो भी कॉम्पैक्ट है। कैनोपी का मतलब कि प्लांट खड़ा हो गया और ऊपर से जो पत्तियां तैयार होती हैं वो ज़्यादा बिल्कुल चौड़ी फैलती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। इसका मतलब आसपास में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ प्लांट्स वो भी आसानी से हो पाएगी। और इसके अलावा जो पोड सेटिंग होती है, मतलब जो भी बीज तैयार होता है ना दाल का, उसका जो कवरिंग होती है ना वो भी कहीं ना कहीं कैनोपी के साथ साथ में डेवलप होता चला जाता है। इसका मतलब क्या, ओवरऑल बात वही आ गई कि 160 की बजाय 120 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी पक करके। और फिर उसकी जो कैनोपी है, इस तरीके से प्लांट खड़ा है तो यहाँ बीच में कोई भी पोडिंग सेटल नहीं होती, तो ऐसे नीचे से कटिंग करना पॉसिबल रहता है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि कटिंग जो है मशीनों से हो जाए तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी कि नहीं अगर इसको सीधा यहाँ से काटेंगे और सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट हमारी है, जैसे बीज की है, दाल की है ना, और या फिर पत्तियाँ हैं, वो सारी की सारी ऊपर रह गई, आराम से कटिंग करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। पांचवा पॉइंट ये बताया जा रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। देखो बहुत सारे एक्सपर्ट जिनमें अशोक गुलाटी जी भी बार बार कहते हैं कि जी आप एमएसपी को इस तरीके से स्ट्रक्चर करो, गवर्नमेंट जो हर साल जो भी फसल का जो सीज़न आता है उसकी बुआई से पहले, सोइंग से पहले ही एमएसपी डिक्लेयर कर देती है कि हाँ जी आने वाले टाइम पे जब आपकी फसल कटेगी तो इस भाव से हम आपसे खरीदेंगे, या कम से कम इतने भाव की तो हम बात कर ही लेंगे। तो ऐसे में पल्सेज, ऑयलसीड, मेज, कॉटन, इनके बारे में भी एमएसपी टाइम पे डिक्लेयर होनी चाहिए और इनकी प्रोक्योरमेंट भी होनी चाहिए। और अरहर और चना ये दोनों लेग्यूम्स हैं, दोनों दालें हैं, पल्सेज हैं, आप इनको पीडीएस सिस्टम में इंटीग्रेट करो, जिससे क्या होगा, प्रोटीन इंटेक भी लोगों का बढ़ेगा। ठीक है ना, ये बोला जाता ना कि भाई हंगर तो है ही बट माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम भी हमें ठीक करनी है। तो ऐसे में ये अरहर और चना जो है एक प्रॉमिसिंग क्रॉप हमारे पास में अवेलेबल हो सकती है। तो बात ऐसी है, कॉटन, मेज, ऑयल सीड, इनके लिए तो इकोसिस्टम होना चाहिए जिससे कि मार्केट में इनकी डिमांड हो। क्या भाई, सीधी सी बात है, सरसों का मस्टर्ड है उसके लिए घानी जो होती है, गिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट जो होती है, उसमें क्या होता है, तेल अलग निकल जाता है और बचा हुआ जो मटेरियल होता है वो एक साइड में होता है। और वो जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो एनिमल्स के फीड के लिए यूज़ किया जा सकता है। उससे भी फिर क्या होता है कि जो दुधारू पशु हैं जिनको हम मिल्चिंग एनिमल्स बोलते हैं या मिल्चिंग कैटल्स बोलते हैं, उनका भी दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो बोले ये बेनिफिट और हो जाएगा। तो ऐसे में एक क्या हो गया, एक पूरी चेन क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो कॉटन, मेज, सोयाबीन, मस्टर्ड, इनको तो देखो पहले से अच्छी खासी प्राइस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम नहीं आती मार्केट में। रही सही में आज की परिस्थिति देखें तो कोविड के बाद में, और रही सही में यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन में आपको पता है डिस्ट्रप्शन चल रहा है और इंडिया ने इस चीज़ को ग्रैब भी किया है। रिजल्ट ये हुआ कि कल की परसों की जो न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ थी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन तो टच कर चुका है और अभी 4-5 दिन का और टाइम बाकी है। तो पॉइंट क्या है, एमएसपी तो देखो डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, फार्मर्स को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ये सारे सजेशन जो हमने दिए उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहिए। और एक चीज़ फार्मर्स को बड़ी ज़रूरी है समझानी, वो ये कि आप एग्रो इकोलॉजी को समझते हुए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करो। इसका मतलब जिस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हो वहाँ पर पानी कितना है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसके हिसाब से क्रॉप एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो, कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करो। और साथ में मार्केट में भी डिमांड और सप्लाई को देखने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो। तो ऐसे में बात ऐसी है कि पंजाब में हम एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, इन रिफॉर्म्स को लाने की ज़रूरत है विदाउट एनी डाउट। और फार्मर्स को हम अगर परपेट्रेटर्स, दैट मीन्स कि भाई इन्हीं की वजह से दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो वो बात इतनी ठीक नहीं है। क्योंकि जब इंडिया में बहुत अनाज की कमी थी ना, तो पंजाब के फार्मर्स ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में हम उन पे विश्वास करें
और इंडिया को जो हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं उसमें पल्सेस और एडिबल ऑयल्स में भी हमें इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो बहुत ही शानदार आर्टिकल था जो हमें देखना था। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आर्टिकल है पुलिस टेक्नोलॉजी एंड प्रिजुडाइस। आर्टिकल को देखो, 3 राइटर्स ने लिखा है। एक तो संजना मेश्राम ने, एक लिखा है मृणालिनी रविंद्रन ने, और एक है हर्ष किंजर ने। इनका ये कहना है कि 11 मार्च की बात है जब हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने NCRB, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का फाउंडेशन डे था, उस टाइम पर उन्होंने एक स्पीच दिया और उन्होंने ये कहा कि हम जो है आने वाले 5 सालों में, मतलब 4 सालों में, 2026 तक इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS जो है उसका सेकंड फेज कंप्लीट कर लेंगे और इसमें लगभग 3500 करोड़ रुपए के खर्चा आने वाला है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा, इसमें फिंगरप्रिंट सिस्टम, बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ किया जाएगा, जिससे कि एक इजी प्रिडिक्शन की जा सके, पता किया जा सके, क्रिमिनल्स को ट्रेस किया जा सके और उनको अगले क्राइम कंडक्ट करने से पहले ही उनको रोका जाना पॉसिबल हो पाए। तो ऐसे में इसमें ज़्यादा फोकस किया जा रहा है एक तो फिंगरप्रिंटिंग पे। इसमें क्या होगा कि जितने भी पुलिस स्टेशन है या जो भी आप कह सकते हो जो पेट्रोलिंग, जो मूव करने वाले जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, उनके पास में, उनके स्मार्टफोन में या उनके पास में डिवाइस अवेलेबल होगा जहां पर जो भी सस्पेक्ट्स होंगे उनका फिंगरप्रिंट लेकर के डेटा मैच किया जाएगा। तो ये हो गया। इसके अलावा पुलिस स्टेशन जो कि ऑलरेडी पार्ट है किसके अंडर में, CCTNS, दैट मीन्स क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ये भी अपने आप में टेक्नोलॉजी बेसिस पे क्राइम्स को ट्रैक करने का मेथड है। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, या यूज़ करना प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि क्राइम्स को रोका जा सके। तो ऐसे में रिसेंटली एक स्टेटमेंट रिलीज होता है इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि फिंगरप्रिंट बेस्ड जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो ट्रेस करना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसी तरीके का सेगमेंट हो गया कि भाई एक एप्लीकेशन डेवलप कर दी और उसमें जो भी इंडिविजुअल जिस पे डाउट हो रहा है उसका थंब इंप्रेशन ले लिया जाएगा, और थंब इंप्रेशन लेने के बाद में पता पड़ जाएगा कि उस बंदे ने प्रीवियसली कितने क्या क्राइम किए हुए हैं, उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो बोलो उस पर्सन से संबंधित पूरी डिटेल आ जाएगी। इसके चलते बोला क्रिमिनल्स को के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन भी आसान हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि भाई एक एरिया में क्राइम्स को रोकना चाहते हो, ड्रग पैडलर्स को आप रोकना चाहते हो, जेल में जो बंदा पहले रह के जा चुका है उसकी ट्रेसिंग करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है कि एक तो पुलिस खुद है ही, एक टेक्नोलॉजी खुद है ही, और रही सही में आपके पास में जो रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसको लेकर के आप प्रिजुडाइज्ड हो कि हाँ हो सकता है ये लोग ही फिर से रिपीट करें किसी क्राइम को। बोले ये तीनों चीज़ें मिलकर के कम्युनिटी के, हमारे समाज के कुछ लोगों को टारगेट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर देंगे। पहली मुश्किल तो है प्रिवेसी कंसर्न। देखो KS पुट्टास्वामी डिसीजन में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, और आर्टिकल 21 किसी भी केस में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब फंडामेंटल राइट, इमरजेंसी के टाइम पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो आर्टिकल 21 को, ठीक है। तो उस केस में आप ये बताओ कि जब तक आपके पास में लीगैलिटी, कोई नेसेसिटी या फिर प्रोपोर्शनल, कहते ना कि एक कन्विंस करने का जो आपके पास में एक एविडेंस होने चाहिए वो नहीं है, तब तक आप किसी की इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट कर सकते हो। आपने अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर भी ली तो फिर तो आप सर्विलियंस कर दोगे। इसका मतलब तो एक सर्विलियंस स्टेट के तौर पे आप काम करोगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी करेगा उस एक्टिविटीज़ में आपका दखल अंदाजी होने लग जाएगी। तो ज़रूरत है कि यहाँ पर राइट टू प्रिवेसी को एक तो प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, क्योंकि ये सारा टेक्नोलॉजी बेसिस पे है। बायोमेट्रिक की आपने बात की, आप पूरी डिटेल ले लोगे, और वो जो डेटा होता है ना, उस डेटा में आप देखो कि इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है वो पूरी फैमिली से संबंधित बायोमेट्रिक डेटा आ गया, उस इंडिविजुअल के एक एक चीज़ें, प्रॉपर्टी, सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होती है। और कल को ना अगर साइबर सिक्योरिटी आपने अच्छे से मेंटेन नहीं रखी और वो डेटा किसी ने चुरा लिया तो वो तो कोई भी जो हैकर है वो तो गलत यूज़ भी कर सकता है। रही सही में आप एक अगर मास सर्विलियंस की तरफ अगर चले जाओगे तो लोग जो अपनी प्राइवेट स्पेयर में कुछ काम करते हैं उन लोगों को, उन एक्टिविटीज़ को भी आप ऑब्जर्व करने लग जाओगे। फिर ये बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कास्ट कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हैं, जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता रहा है हमेशा से, जो लोग अपनी
अपने खिलाफ में कोई कार्रवाई हो और उनके लिए वो खुद को डिफेंड करने के लिए अपने पास में कुछ एविडेंस कलेक्ट करने में सक्षम नहीं हो, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होने का एक है। देखो, नोमैडिक या सेमी नोमैडिक, घुमंतु या अर्ध जो सेटलर भी हैं और घूमते रहते हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उनके लिए तो अंग्रेजों ने पहले ही क्रिमिनलिटी बाय बर्थ वाला सेगमेंट है वो ऐड कर दिया। मतलब किसी भी ट्राइबल एरिया में जन्म लेने वाले लोगों को अंग्रेजों ने तो पहले ही बोल दिया था कि जन्म उस कास्ट का ले लिया, उस पर्टिकुलर एरिया में ले लिया, तो हो गया इसका तो पूरा का पूरा कि हाँ ये तो क्राइम ही करेगा। जैसे आपने देखी होगी जय भीम मूवी। तो इस तरीके के जो सेगमेंट है वो क्या शो करते हैं, प्रिजुडाइज को शो करते हैं कि बंदा कितना ही एकदम प्योर हो पर उस केस में वहां पर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में कार्रवाई होती रहे। जय भीम आप जरूर देखना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है। बेशक उसमें कुछ एक्सट्रीम चीजें कुछ मतलब लोगों ने कही कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम दिखाया गया है, बट कहीं ना कहीं वही बात है, धुआं उठ रहा है तो डेफिनेटली आग तो लगी होगी। तो आप एक बार जरूर देखना उसको, जिसमें यह था कि हेरिडेटरी क्रिमिनल्स को इस तरीके से डिसाइड कर दिया कि अगर उनको एक बार पकड़ लिया और वो जो ऑफेंस है जिनको हेरिडेटरी क्राइम बोल दिया जाता है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोल दिया जाता है। नॉन बेलेबल का मतलब कि पकड़ लिया तो आप उसकी जमानत भी नहीं करा सकते हो। और फिर 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये भी ला दिया गया था कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। अब इसमें जो है एक वर्ड और ऐड कर दिया जिसका नाम था हैबिचुअल ऑफेंडर। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों ने क्या है अपने खुद के फायदे के लिए जहां पर भी ये ट्राइबल लोग रहते थे ना उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया, बोले ये प्रोटेक्टेड एरिया है। अब वो प्रोटेक्टेड एरिया में जो लोग काम करते हैं, पहले से रह रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड उस पर्टिकुलर जंगल पे ही डिपेंडेंट है, तो वो लोग तो वहाँ पर जाएंगे, लकड़ी चुगने के लिए भी जाएंगे, वहाँ से फ्रूट्स भी कलेक्ट करेंगे, वहाँ से जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको भी कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे में वो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करने के बाद में जो भी ट्राइब्स यहाँ पे जाती थी, अब उनकी वो तो पैटर्न है भाई, लाइफ का जो पार्ट था उसमें उन्होंने बोल दिया, बोला कि इनकी तो आदत ही पड़ गई ये इस तरीके के ऑफेंस करने के, और उनको बोल दिया हैबिचुअल ऑफेंडर। तभी तो बोला गया ना हेरिडेटरी क्रिमिनल, कि पिता ने किया वो ही बेटा करता है। अरे भाई क्राइम को आप एक बार देखो तो सही, क्राइम किसको बोल रहे हो आप, वो उनकी लाइवलीहुड है। उस चीज को रिकॉग्नाइज करने के बजाय उनको हैबिचुअल ऑफेंडर बोल दिया कि बोले यार ये तो आदतन ही क्रिमिनल्स हैं, और उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी। बोलो वो का वो बिहेवियर अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक भी जो विमुक्त कम्युनिटीज हैं, दैट मीन्स जो बिल्कुल सेपरेट रहती हैं, अपनी खुद की कल्चर खुद की सोसाइटी बना करके, बोला उन लोगों को कितनी परेशानियां हो जाएगी जब आप ये टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट कर दोगे। और पुलिस का जो बिहेवियर है वो अगर देखें, रही सही में अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो उसमें क्या हो रहा है अभी कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें जुडिशरी, पुलिस और जेल तीनों मिलकर के काम करते हैं, बोले इन तीनों को इंटीग्रेट कर देगा ये सिस्टम। तो इंटीग्रेशन में आपको ये इंश्योर करने की जरूरत है कि कहीं आप एक जगह से भी डेटा ब्रीच हो गया तो उन इंडिविजुअल का कितना एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। साथ में सिक्योरिटी और शांति, ये दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंश्योर करना स्टेट दैट मीन्स गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है। तो कुछ एविडेंसेस ऐसे भी शो हो रहे हैं जो कि इंडिपेंडेंस के बाद में भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे या फिर जो ब्रिटिश पुलिस जो काम किया करती थी वो अभी तक भी खत्म नहीं हो रहे हैं। उसी तरीके के बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं। आज भोपाल और इंदौर में अगर देखो, जो विमुक्त या फिर आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं ना, आज भी उनको इसी तरीके से बुलाया जाता है थाने में, भाई साइन करो। इवन यहां तक अब कह दिया है कि आप अपने आधार कार्ड बनवाओ और आधार कार्ड की पूरी डिटेल जो है वो आप ऐड करवाओगे आपके यहाँ पे जो पुलिस के पास में ऑनलाइन रिकॉर्ड है उस पर। तो इसको ऑपरेशन क्लीन नाम दिया गया था मध्य प्रदेश में। तो पॉइंट यहां पर क्या आ रहा है, तो बोले ये आप जब टेक्नोलॉजी का एक पैटर्न एक स्टेट में इस तरीके से यूज कर रहे हो जहां पर आदिवासी या विमुक्त कम्युनिटी के वो लोग जिनके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनके फिंगरप्रिंट लेते हो, उनके फैमिली मेंबर्स की इंफॉर्मेशन आप लेते हो, उनसे रिलेटेड जो डेटा है वो सारा कलेक्ट करते हो, और वो भी किस तरीके से, वेग मैनर में, अनक्लियर मैनर में। ना तो आपने कोई कानून समझाया कि किस कानून के बेसिस पे आपने नोटिस डिक्लेयर किया, और अगर आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उसका क्या यूज आप कर सकते हो वो भी नहीं है। और रही सही में एक इंडिविजुअल जो अपनी डेली बेसिस पे कोई काम करता है उसको बार बार आप बुलाते हो तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो जिन कम्युनिटीज के पास में रिसोर्सेज की कमी है उन कम्युनिटीज को ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो बोला एक सही तरीके का एक जो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए ना,
उस प्लेटफॉर्म की तरफ हम अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहें तो भाई इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। रही सही में छोटी सी कोई मान लो कोई भी मुद्दा हो गया और किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर केवल डाउट के बेसिस पे ही एफआईआर लॉन्च कर दी ना, तो उस बंदे के खिलाफ में फिर वो एफआईआर जो है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से यूज़ की जा सकती है। तो ये प्रेजुडाइस वाला केस हो गया कि पहले से ही आपने दिमाग में सेट कर रखा है, जैसे बुलाते हैं ना कि अरे उस घर में चोरी हुई है, आसपास में चोरी हुई है, अच्छा चोरी हुई है, ट्रैक करो देखे कौन कौन से क्रिमिनल्स हैं। फिर उनको बुलाया जाएगा कि हाँ तू था, फिर वो चेक करवाते हैं ना, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, लाइन लगा देते हैं, फिर पूछते हैं ये था क्या आइडिया बताओ। तो बोला इसमें कहीं ना कहीं हमें हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है ना उसको बेटर करने की ज़रूरत है, ना कि आप उन्हीं को टारगेट करो जो लोग वीकर सेक्शन हैं। ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ को पहले ही बहुत ज़्यादा ऑपरेशन का सामना करना पड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने खिलाफ में जो भी एविडेंसेज है उनको नलीफाई करवाने में सक्षम हो कि हाँ जी ये जो आप सबूत दिखा रहे हो ये गलत है, ये हमारे खिलाफ में बिल्कुल एक चालसाजी है। तो वो चीज़ों को प्रमोट करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो पुलिस और बाद में साथ में आपके प्रेजुडाइज आपके दिमाग में सेट है, तो बोले ये कहीं ना कहीं एक स्टेट से शुरू होता है और फिर पूरे देश में अगर फैल गया ना, तो इसी तरीके से जो ऑलरेडी डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी का उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये तो थे देखो नेगेटिव पॉइंट्स इसके, अब आपको पॉजिटिव पॉइंट्स ढूंढने हैं। बैलेंस ओपिनियन हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है, ये जो प्रोग्राम, ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या हो सकता है, तो कम से कम आपके पास में 5-7 पॉइंट होने चाहिए प्लस के। नेगेटिव तो हमने देख लिया सारा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है यूक्रेन एंड मिथ अबाउट नेटो। तो ये आर्टिकल लिखा है द बुखारेस्ट 9। ये 9 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो पहले यूएसएसआर से एसोसिएटेड थे या यूएसएसआर के ही पार्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये वो 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने खुद से डिसाइड किया है कि हमें नेटो या वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे करने हैं। तो सबसे पहले ये 9 कंट्रीज कौन से उनके नाम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 9 कंट्रीज कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो बुल्गारिया, फिर आप देख सकते हो एस्टोनिया, फिर देख सकते हो हंगरी, लाटविया, इसी तरीके से पोलैंड आ गया, लिथुआनिया आ गया, इसी तरीके से रोमेनिया, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक आ गया। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फिर बाद में नेटो और यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, जो पहले यूएसएसआर के साथ इंटीग्रेटेड थे या यूएसएसआर के पार्ट थे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि यूक्रेन है या यूक्रेन था। तो इस केस में अगर हम देखें तो यूक्रेन पे जिस तरीके से रशिया ने अटैक किया है, तो बोला एक बार हमारी ट्रेजेक्ट्री को भी आप समझो कि किस तरीके से हम भी एस्पायर कर रहे थे कि कैसे भी करके हमारी भी एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, हमारी भी पर कैपिटा इनकम राइज हो, हम भी एक अच्छी खासी ओपन लाइफ जी सकें। बोले यूक्रेन के लोगों ने क्या गलती कर दी ये सोच के कि हमें जो है एक लिबरल लाइफ जीनी है, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह जी रहे हैं। तो पहले हमने भी एग्जैक्टली इसी तरीके के माहौल का एक्सपीरियंस किया जो कि यूक्रेन ने भी हमारे साथ में किया था। क्योंकि सोवियत यूनियन जब था, यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेशन जिसका हुआ था, बोला उसने बाल्टिक स्टेट जिसमें इस एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये 3 स्टेट मेनली आते हैं, बोले इन पे पूरा कैप्चर बना रखा था। 1956 में हंगरी में इन्वेड किया था। 1968 में चेकोस्लोवाकिया, जिसमें स्लोवाकिया अलग हो गया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया था फिर 1991 के बाद में, ठीक है। तो बोला उस टाइम पर भी 1968 में यूएसएसआर ने अपना इन्वेजन किया था। और आप देखो ये वो टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का, जब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा था। हमारे सामने 2 चॉइस थी कि दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक तरफ यूएसए लेड जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जिनमें लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी को प्रमोट करने की बात की जा रही थी, और एक तरफ था यूएसएसआर का सिस्टम जहां पर एक तरीके की इंपीरियलिज्म जैसी सोच थी। तो बोला हमने जो डिसाइड किया वो था कि हम कैसे भी करके एक तो हमें डिटर्मिनेशन प्रॉपर मिले, एक हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो, और हम पहुंच गए किसमें, ईस्टर्न सेगमेंट में। और ऐसे करते करते बोला हमने पूरा जो यूएसएसआर का एक्सपीरियंस था वो हमारे पास में 1989 तक अवेलेबल है, क्योंकि उसमें हमने देखा कि कैसे इंपीरियलिस्टिक अप्रोच ली गई, किस तरीके से वहाँ पर
जो रिसोर्सेज थे लोगों के उसको गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया। जिस तरीके से लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी, हर चीज में कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, क्योंकि सोशलिज्म पैटर्न था वहां पे, पूरा कम्युनिस्ट थे। तो इसी तरीके से बोला है हमने बहुत मुश्किलों से खुद को फ्री कराया है। आज हम एक डेमोक्रेटिक मैनर में जब कंटिन्यू कर रहे हैं ना, तो हम जानते हैं कि वाकई में कितना एक स्ट्रेंथ हमें फील होती है। दूसरा, हमने यूरोप की तरफ, यूरोपियन यूनियन या फिर नेटो की तरफ जाने की इसलिए सोची क्योंकि हमें शांति चाहिए थी, हमें सिक्योरिटी चाहिए थी, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए थी, और हमारी जो फंडामेंटल फ्रीडम है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इंडिविजुअल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमने नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने का सपना देखा, और वही सपना यूक्रेन ने देखा। पर हम लोगों को मेंबरशिप मिल गई, और यूक्रेन को मेंबरशिप मिलने से पहले रशिया ने ये एक्शंस ले लिए। आप एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी कोई भी स्टेट, दैट मीन्स कोई भी कंट्री, एक बफर स्टेट बनना तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। आज पता अफगानिस्तान के ये हाल क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान को हमेशा से एक बफर स्टेट की तरह ट्रीट किया गया है। कारण कि बफर स्टेट का मतलब हो गया कि इधर वाला जो बंदा है वो भी प्रोटेक्टेड है, इधर वाला बंदा है वो भी प्रोटेक्टेड है। अगर ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, ये एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये जिस इस पे अटैक करेगा ना, तो पहले इस एरिया को रौंदेगा, या फिर ये इस पे अटैक करेगा तो इस एरिया को रौंदेगा। अगर इस एरिया को अगर वो खत्म करेंगे तो नुकसान क्या होगा पता नहीं। इस तक ये अटैक इस पे करना चाहता है, तो ए है वो बी पे अटैक करना चाहता है, तो पता नहीं बी तक तो पहुंचेगा कि नहीं, बाकी जो बीच का जो एरिया है ना वो तो बर्बाद हो ही जाएगा। अभी जो यूक्रेन के ऊपर रशिया जो चाहता है वो एक बफर स्टेट ही बनाना चाहता है। तभी तो इंडिया के सामने बहुत बड़ा डिलेमा है कि प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सैद्धांतिक तौर पे हम देखें तो हम यूक्रेन के साथ में खड़े हैं, पर अगर हम हमारी कुछ मजबूरियां हैं या फिर हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पे, उसकी वजह से हम रशिया को क्रिटिसाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी तो हमने हर जगह पे न्यूट्रल स्टैंड लिया है, ना तो ओपनली रशिया को क्रिटिसाइज किया है और ना ही यूक्रेन को सपोर्ट देने से हम पीछे गए हैं। तो इस केस में क्या है कि कैसे ना कैसे अभी यूक्रेन को एक बफर स्टेट के तौर पर रशिया बनाना चाहता था, क्योंकि कोल्ड वॉर की जो माइंडसेट है जिसमें एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, तो उसी टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे तो 1949 में ही तो नेटो स्टैब्लिश हुआ था। तो यहां पर ये बुखारेस्ट 9 का ये कहना है कि नेटो स्टैब्लिशमेंट जो हुआ था ना वो डिफेंस के लिए हुआ था, ना कि ऑफेंस के लिए। कि भाई हम छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अब छोटे छोटे कंट्रीज में एक एक को अगर कोई हराने की कोशिश करे तो ऐसे तो हमें तो कोई हरा करके अपनी टेरिटरी है, हमें कोई भी गुलाम बना लेगा। तो हमने मिलकर के ये डिसाइड किया कि छोटे छोटे कंट्रीज मिलकर के एक बड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, तो कल को ना कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम सिक्योरिटी वाइज सेफ रहें। और वैसे इंडिपेंडेंट हैं, सेपरेट हैं, इकोनॉमिकली, फ्रीडम वाइज, लॉ वाइज हम एक बिल्कुल सेपरेट हैं, पर कल को ना हमारे ऊपर रशिया जैसा कोई बड़ा कंट्री अगर अटैक करने की सोचे तो हम खुद को डिफेंड कर सके। इसलिए नेटो आया था, गारंटी देता है सिक्योरिटी की। इंटरनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो चीजें बोले एकदम इंडिपेंडेंटली हमने परस्यू की है। आज अगर हम पिछले 30 सालों में यूरोपियन यूनियन या नेटो के मेंबर बने हैं ना, तो हमने पर कैपिटा जीडीपी इंप्रूव की है, हमने ह्यूमन राइट्स का जो इश्यू था उसको ठीक किया है, हमारी जो एंगेजमेंट्स हैं ग्लोबली वो हमने राइज की है, तब जाकर के बोले हमें मेंबरशिप मिली है। और 1989 में जब शुरुआत हुई थी डिसइंटीग्रेशन की, तो उसका बेनिफिट आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। इसके साथ में ये बताया जा रहा है रशिया का जो बता ही दिया मैंने एक बफर स्टेट के तौर पे बनाना चाहता है। तो ऐसे में नेटो को ये बोलता है ना कि नेटो जो है वो यूक्रेन तक पहुंच रहा है, तो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाए कि भाई नेटो जो है वो एक ऑफेंसिव ग्रुप नहीं है, एक डिफेंसिव ग्रुप है। कल को ना कोई अटैक करे तो वहां पर हम सेफ हो जाएं सब साथ मिलकर के, ठीक है। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। मतलब किसी भी एक पे अटैक हुआ तो सारे देश एक साथ लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जमीन पे यूएसए जब एंटर हुआ ना, तो उसी टाइम पर नेटो के ट्रूप्स भी आए। बोले 100 से ज्यादा नेटो के मेंबर्स हमारे, नेटो ट्रूप्स हमारे मरे हैं। रही सही में इंडियन ओशियन में भी हम मैरीटाइम पायरेसी है उसको रोकने के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं। तो बोला हर जगह पे कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एथोस को प्रमोट करने का ही हमारा काम रहता है, और उसी वजह से हमने कहीं ना कहीं ज्वाइन भी किया है नेटो। देखो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो नेटो और रशिया के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट्स हुए थे, और उन एग्रीमेंट्स में से एक एग्रीमेंट का नाम है बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस, जो कि 1994 में साइन हुआ था, जिसमें एक तरफ तो था रशिया, दूसरी तरफ था यूक्रेन। और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिए थे, रशिया को दे दिए थे कि कोई बात नहीं आप रखो न्यूक्लियर वेपन, बस हमारी सॉवरेनिटी है ना, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। पर रशिया ने क्या किया,
तोड़ दिया, उन डायलॉग्स में जो भी बातचीत हुई थी उन सबको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर पीस 1990s के टाइम पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे कि कैसे भी करके नेटो मेंबर्स हैं वो तो रशिया पे एग्रेशन नहीं दिखाएंगे और रशिया कभी भी एग्रेशन नहीं दिखाएगा नेटो कंट्रीज़ की तरफ। पर वही चीज़ है कि जिस तरीके की बातें 1990s के टाइम पे हुई थी वो अभी तक भी ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पीस एग्रीमेंट जो थे ना 1990s यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, उसके बाद में रशिया ने एस्टोनिया में 2007 में साइबर अटैक करवाए। इसके अलावा जॉर्जिया में अटैक करवाया 2008 में, और 2014 में मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस में क्रीमिया हड़प लिया यूक्रेन से। तो बोले ये सारी चीज़ें क्या एविडेंस शो करती हैं? बोले रशिया ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी उनको हटाते हुए अपनी मनमानी की है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मेन आ जाता है। तो बोला हमने बहुत सोच समझ करके डिसाइड किया था और यूक्रेन भी इसी चीज़ को लेकर के चल रहा है। तो ये जो सेंसलेस वॉर रशिया ने शुरू किया है ना, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप यूक्रेन को अगर आप समझते हो तो यूक्रेन के लोगों ने क्या गलती कर दी ये सोच के कि हाँ जी हमें ऐसे चलना है हमारे आगे। इसके आगे अगर देख तो आज यूरोप में बोले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस आज देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, फाइनली यूक्रेन ने भी इसी तरीके की, यूक्रेन के लोग भी इसी कॉज के लिए लड़ रहे हैं कि वो भी एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक मैनर में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, इंडिविजुअल की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए और करप्शन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहा है। और उसी करप्शन को रोकने के चक्कर में जब ये सारा हो गया ना, तो फिर यूक्रेन की टिल्ट जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ हो गई और उसको फिर बाद में अभी पुतिन ने एक तरीके से ऑफेंस के तौर पे कंसिडर करते हुए लड़ाई में कन्वर्ट कर दिया। बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। तो बात ऐसी है कि 21st सेंचुरी में इस तरीके की जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में आना चाहिए, ये चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो ये था बुखारेस्ट 9। ठीक है ना, तो ये हमने समझा, ये रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में बुखारेस्ट 9 कंट्रीज़ के। हाँ, ये एम्बेसडर्स हैं इंडिया में। ठीक है ना, इनके द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। ठीक है, तो ये रियलिटी चेक है। आगे चलते हैं। देखो लास्ट आर्टिकल है एक्नॉलेजिंग हंगर। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि 2 साल की अगर बात करें कोविड के टाइम से लेके अभी तक, तो बोला है 2 हंगर वॉच सर्वे कंडक्ट कराए हैं। एक तो फर्स्ट करवाया गया था और सेकंड 2 कंडक्ट कराए गए। तो इसमें हमने बोला सैंपल सर्वे लिया और सैंपल जो पिक किया वो हमने लगभग 11 स्टेट में 4000 लोगों पर हमने सर्वे किया और क्वेश्चन नॉर्मल थे, और जिसमें क्वेश्चन इन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड किए। 8 कैटेगरीज का मतलब हो गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसके द्वारा ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल GFIES ये चलाया जाता है और उसमें 8 कैटेगरीज हैं। उन 8 कैटेगरीज में बोला हमने जब कैटेगराइजेशन किया तो बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनको खाना प्रॉपर मिल ही नहीं रहा है। पहले वो 8 कैटेगरीज क्या है वो देखते हैं। एक तो ये कि प्रॉपर मतलब एनफ फूड ही नहीं अवेलेबल है। दूसरा ये कि सफिशिएंट डाइट नहीं मिल रही है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। तीसरा ये कि खाना ख़त्म हो चुका है हमारा या खाना ख़त्म होने वाला है। चौथी बात ये थी कि पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। तो ये 4 तो कैटेगरीज हैं, बाकी 4 और हैं। तो बोला हमने जब सैंपल किया तो हमने 2 कैटेगरीज में फोकस किया। एक तो सीवियरिटी फूड इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें हमने देखा कि सिचुएशन अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज से ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। कैसे कि अर्बन एरियाज में फूड इनसिक्योरिटी थी वो लगभग 87% तक प्रेवलेंट थी, और फूड इनसिक्योरिटी में सीवियरिटी की तरफ चले जाएं बहुत ही बुरे हाल तो 28% जो लोग थे उनको सीवियर कंडीशन से गुजरना पड़ रहा था। मतलब आप मानो कि 3-3, 4-4 दिन तक खाना ही नहीं मिला हो, ऐसा हाल हो गया। तो बोले इस तरीके से हंगर अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरियाज़ में अगर देखें तो फूड इनसिक्योरिटी 76% देखी गई, और जबकि फूड इनसिक्योरिटी में सीवियरिटी बहुत ही बुरी परिस्थिति 24% में देखी गई। तो ये चीज़ शॉक क्या कर रही है कि हाल बहुत ही बुरे हो गए कोविड के टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन बैक टू बैक लगा दिए गए, खाने की प्रॉब्लम हो गई। तो एक तरफ तो हंगर की प्रॉब्लम तो है ही, पर दूसरी तरफ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम भी है। हम जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर हेल्दी जनता हो तो उसके लिए उनको खाने के लिए प्रोटीन रिच डाइट देने की ज़रूरत भी होती है, मिल्क भी मिले, उनका एग कंजम्पशन हो, फ्रूट है फ्रूट्स मिले, उनकी क्वांटिटी देखें तो वो भी बोला बहुत कम देखने को मिली। जो हंगर वॉच सर्वे जो है सेकंड, उसमें ये डाइटरी क्वालिटी पे असेसमेंट नहीं किया गया था, मेन फोकस था क्वांटिटी पे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। मेन जो पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि भुखमरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ी है पिछले 2 सालों में,
और उसमें भी ज़्यादा जो असर है वो शहरों में है गाँवों की बजाय। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो पाँचवा राउंड का जो डेटा रिलीज हुआ है, जिसमें चाइल्ड स्टंटिंग और अंडरवेट की बात अगर करें वुमेन में, वो कहीं ना कहीं बिगड़ी है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि सॉरी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी हुआ है ना, तो वो मार्जिनल है, ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और एनीमिया है औरतों में, वो उसका हाल बहुत बिगड़ा है। उसके लिए वैसे तो सरकार ने पोषण अभियान चला रखा है, पर ज़रूरत है इन सारी रियलिटीज़ को देखते हुए सफिशिएंट फूड और क्वालिटी फूड अलोकेट किया जाए। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमारा यहीं पे है। थैंक यू।